मैं ओपी ओझा बायो क्लासेस से मैं आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बताने जा रहा हूँ। चूँकि ह्यूमन एक होलोजोइक एनिमल होता है, मतलब फूड में सॉलिड और लिक्विड फूड लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका इंजेक्शन माउथ के द्वारा होता है। माउथ में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होता है जो इस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें नंबर और टीथ आता है। टीथ हेटेरोडोंट होता है ह्यूमन। 4 प्रकार की टीथ पाई जाती है जो बताया था। कैनाइन होता है, इंसीजर होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ये सारे टीथ का काम होता है कटिंग, बाइटिंग, कैप्चरिंग और ग्राइंडिंग। ये टीथ इस तरह का हेल्प करके फूड को, मतलब फूड को टुकड़े टुकड़े में बदल देता है, ग्राइंड भी कर देता है। और टंग्स जो होता है उस फूड को मिक्स कर देता है। इसी टाइम में माउथ के अंदर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है बकल कैविटी में, जिसे सलाइवा यानी सैलिवरी जूस सीक्रेट होता है, जो सलाइवा बोलते हैं हम लोग। सलाइवा में जो इंजाइम्स होती है, नाम है उसका सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज है, जैसे सैलिवरी इंजाइम भी बोल सकते हैं हम लोग। ये एमाइलेज है जिसका पीएच 6.8 होती है। पीएच हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। केमिस्ट्री में जिस सबस्टांस का पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे को हम लोग एसिडिक बोलते हैं, 7 से एबव पीएच को हम लोग बेसिक बोलते हैं। तो इस सैलिवरी एंजाइम से, या सैलिवरी एंजाइम मतलब सैलिवरी एमाइलेज, जो प्रथम स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ देता है। तब फूड ओसोफेगस के द्वारा पेरिस्टलिक मूवमेंट करते हुए स्टोमक में पहुंचती है स्फिंक्टर के द्वारा, और स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में मेनली 0.4% HCl होता है, म्यूकस होता है, और एक प्रो एंजाइम होती है, नाम है उसका पेप्सिनोजेन। नाम है उसका पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होती है उसको एसिड, वो प्रो एंजाइम होती है, उसको एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में बदल देता है। और HCl का और भी काम है, फूड को एसिडिक बना देता है, साथ ही साथ जर्म को भी मारता है। ये जर्मिसाइड भी है, 0.4% HCl। और इस समय गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन होती है, फूड को यानी प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देती है, चेंज कर देती है। इसके बाद फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो 8 से 10 मीटर का होता है। एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि जो हार्बीवोरा एनिमल्स होता है उनकी इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, कारण और सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। और सेलुलोज एक कम्प्लेक्स फूड होता है जिसके डाइजेशन में टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए उन लोगों की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी हो जाती है। वहीं यदि कार्निवोरा की बात करेंगे तो कार्निवोरा का एनिमल जो मीट ईटिंग एनिमल होता है, मीट खाता है और मीट का इजी डाइजेशन हो जाता है। अतः कार्निवोरा एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन की लंबाई है वो शॉर्टर होती है, अबाउट 1.5 मीटर होती है। अब हम लोग इंटेस्टाइन में पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम जो यू सेपेट होता है, हमने बताया भी था। और ड्यूडेनम
के अंदर दो ओपनिंग होती है। पहली पेनक्रेटिक जूस जो पेनक्रियाज से आता है। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो हेटेरोकाइन ग्लैंड है, जो एंजाइम भी देता है और हार्मोन भी देता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। और लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये दोनों जूस एक कॉमन रास्ते के सहारे, जिसको हम लोग कॉमन हेपेटिक पैनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, ड्यूडेनम में आके ओपन हो जाता है। यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस में जो इंजाइम्स होती है, और एक बात और जान लें कि ये इंजाइम्स अल्कलाइन नेचर की होती है, मतलब इनका जूस पैनक्रेटिक जूस अल्कलाइन नेचर का होता है और बाइल जूस भी अल्कलाइन नेचर का होता है। लेकिन फूड तो एसिडिक आया था, अतः यहाँ ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। यहाँ पर एक बात और है कि बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट जो होता है और स्मॉल फैट को बिग फैट को लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में तोड़ देता है, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन फैट ऐसा ही होता है जिस तरह एक सॉप होता है। सॉप जो इमल्सिफाई करके डर्टी पार्ट को हटा देता है, फैट का वही कंडीशन होता है, और इसको हम लोग इमल्सिफाई फैट के नाम से जानते हैं। और इस पे इंजाइम परफेक्ट काम करता है। इस तरह पैनक्रेटिक जूस में भी कुछ इंजाइम्स होता है। पैनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाला इंजाइम्स ट्रिप्सिन होता है, जो प्रोटीन से जो पेप्टोन बना था उसको चेंज कर देता है पेप्टाइज में। और जो पैनक्रेटिक एमाइलेज जो पैनक्रेटिक जूस में थी, स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। ख्याल करेंगे कि बकल कैविटी में भी स्टार्च माल्टोज और आइसोमाल्टोज में ही चेंज हुआ था। जो इमल्सिफाइड फैट है, ये इमल्सिफाइड फैट है। यहाँ पर हम इमल्सिफाइड कहेंगे। ये फैट पैनक्रेटिक लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड में बदल जाती है और कुछ हद तक ग्लिसरॉल में भी बदल जाती है। फूड ग्रेजुअली बढ़ते हुए पेरिस्टलिक वॉल गॉल्टन, ये कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में होल गट में पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है जो फूड को मूव कराती है। और इस तरह फूड लोअर इंटेस्टाइन जो क्वाइड स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें पहुंच जाती है। वहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, जो कई प्रकार की इंटेस्टाइनल जूस निकलती है। और यह इंटेस्टाइनल जूस जो देखेंगे पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल जाती है और स्टार्च को ये इंटेस्टाइनल जूस माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल देती है। हम देखेंगे कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज फिर इंटेस्टाइनल जूस उसको ग्लूकोज में फाइनली बदल देती है। और फैट जो होता है, जो बचा हुआ फैट है, वो फाइनली इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। अतः यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद यदि हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है कि आखिर में हम लोग इस बकल कैविटी के अंदर जो सैलिवरी एंजाइम का फंक्शन है उसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग इसके लिए दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। यहाँ पे आप देखा होगा ए और बी। ए और बी जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, करीब 1 ml 1% स्टार्च का सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। 1% स्टार्च सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है, दोनों में। लेकिन ए में हम लोग क्या करते हैं, अलग से सैलिवरी जूस यानी सलाइवा को करीब 4 ml के क्वांटिटी में डाल दिया जाता है। इसमें नहीं डाला जाता है, बी में नहीं डाला जाता है। आधे घंटे में हम लोग उसके बाद हम लोग दोनों में आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देते हैं।
आधे घंटे में रिजल्ट क्या देखते हैं कि जिसमें सलाइवा गया था वह कलर चेंज हो जाती है, मतलब कलर जो है वो चेंज नहीं होती, कलर वही रह जाता है, डिस्कलर हो जाती है। यानी प्रायः देखा होगा कि आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में ब्लू ब्लैक कलर हो जाती है, जो इसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें हो जाती है। तब प्रमाणित होता है कि यहाँ पर स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका था और यहाँ पर स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ था। जहाँ सलाइवा नहीं है वहाँ स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ था। अब फूड जो है फाइनली इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आती है। हमने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट होती है, कॉलून होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है। कॉलून की बात किए थे, जो आप हमने बताया भी था, कॉलून 3 टाइप का होता है। मेन इसका काम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है और वाटर के एब्जॉर्प्शंस के अलावे कुछ विटामिन भी बनता है, जो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम की ओर आता है, रेक्टम से एनस स्फिंक्टर के द्वारा बाहर चला आता है। अब यहाँ पर हमने देखा था जो डाइजेस्टिव फूड है, इंटेस्टाइन के अंदर 4 मिलियन अबाउट भिल्ली पाई जाती है। वह भिल्ली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली के समान होती है, और उसमें ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है और लैक्टियल्स एक लिम्फेटिक वेसल भी पाया जाता है। अब देखा होगा कि यहाँ पे भिल्ली नंबर ऑफ संख्या में ज़्यादा एरिया होने के कारण उसका जो सरफेस इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया के कारण उसका एब्जॉर्प्शंस का रेट भी बढ़ जाता है। यानी एब्जॉर्प्शंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, चूँकि जितना भिल्ली होगा उतना ही उसका एब्जॉर्प्शंस होगा, उसकी एरिया उतनी डेवलप की जाती है। 4 मिलियन अबाउट भिल्ली होती है और इसके अंदर फूड जो डाइजेस्टिव फूड है, एमिनो एसिड या आप देखा होगा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाती है, और फैटी एसिड जो लैक्टियल लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होके सारे डाइजेस्टिव फूड ब्लड के द्वारा हर सेल में जाता है, और सेल में जाके सेल के अंदर आप देखोगे जो प्रोटीन से डाइजेस्ट अमीनो एसिड होता है वो ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करता है, एक नया टिश्यू भी बनाता है, नया सेल भी बनाता है। ग्लूकोज के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के द्वारा वो ब्रेक डाउन कर जाता है, और फैटी एसिड भी एनर्जी लिपलेट करती है और बहुत हद तक ये सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करती है। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद एक बात और आ जाती है डेंटल कैरीज की। डेंटल कैरीज जो होता है, हम लोगों का जो दांत का स्ट्रक्चर होता है, डेंटल स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहरी पार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है उसको हम लोग एनामल के नाम से जानते हैं। एनामल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है, मजबूत होती है, और उसके अंदर डेंटाइन होता है, और उसी के अंदर पल्प कैविटी होता है। दांत के ऐसे, टीथ के ऐसे 3 पार्ट होता है। ऊपर के पार्ट को हम लोग क्राउन बोलते हैं, बीच के पार्ट को नेक बोलते हैं, और नीचे के पार्ट को रूट बोलते हैं। रूट के अंदर जो टीथ सेल होती है, और टीथ सेल एक मसल्स के द्वारा इम्बेडेड होती है, और इम्बेडेड होने के बाद हम देखेंगे टीथ के अंदर जो एक कैविटी होती है जिसको हम लोग फोज बोलते हैं। जब हम लोग फूड खाते हैं, फाइब्रस फूड या स्वीट फूड, मीठा फूड, तो फोज के अंदर वो फूड आ जाता है, और आने के बाद यदि उसको हम लोग ब्रश से नहीं निकाल पाते हैं तो वह फूड बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेट हो जाता है। फर्मेंटेट होने पर फूड एसिड में बदल जाता है, और वह एसिड और बैक्टीरिया उस टीथ में चिपक जाता है, जो एक येलोइश कलर का बनता है। और येलोइश कलर में हम देखेंगे कि येलोइश कलर में वो जिसको हम लोग डेंटल प्लेक के नाम से जानते हैं, और ये बैक्टीरिया कंटिन्यू ग्रो, मतलब कंटिन्यू उसको एसिड बनाते रहता है,
एनामल और डेंटाइन वो एक्चुअल एसिड के एक्शन से डिजॉल्व होते जाता है, बाद में वह पल्प कैविटी का आता है। पल्प कैविटी तक आने के बाद एक कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग डेंटल और डेंटल डिकेरीज यानी डेंटल डिकेरीज ऑफ डेंटल बोलते हैं। और इस तरह हम लोग का दांत इस तरह डिकेज कर जाता है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में हम लोग देखेंगे कि एसिड चूँकि नहीं बने कारण हम लोग की सलाइवा उस टीथ तक नहीं पहुंच पाती है। नतीजा क्या होता है कि उसको हम लोगों को खाने के बाद एक ऐसे पेस्ट से ब्रश करना होता है जो बेसिक होता है, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि हमारी पीएच जो कम होती है वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, जिससे वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, एसिड नहीं बनेगा और हमारी दांत प्रिवेंट हो जाएगी। हम लोगों को चाहिए कि मॉर्निंग आफ्टर जो हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन रात में भी आफ्टर ईटिंग ब्रश करना चाहिए और पेस्ट कैसा होना चाहिए और बेसिक होना चाहिए। कुछ देहात में लोग नीम का दत्तन वगैरह से करते हैं, तो अल्कलाइन जूस होता है, वो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 होता है। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है, याद करें। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तीसरा, लीवर का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, जो अपर राइट साइड में पाया जाता है। और तीसरा, पैनक्रियाज जो होता है वह येलोइश कलर का होता है, जो स्टोमक के नीचे पाई जाती है। पैनक्रियाटिक जूस देता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में तो हम लोग जाने ही। थैंक यू, धन्यवाद।